शराबी बेटा बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। पहले चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे और पहले चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था या जो हम जिसका अध्ययन कर रहे थे वो था अपने संप्रेषण, यानी कि सूचना दो आधार पर, एक तो भाषा के आधार पर और एक कला के आधार पर। भाषा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि किस प्रकार की जो प्रारंभिक मनुष्य था वो किस प्रकार की भाषा का उपयोग में लेता था, वो बोलता था या नहीं बोलता था। तो कई तरीके से हमने देखा कि प्रारंभिक देखें तो हाव भाव, हाथों के इशारों से बातचीत करता था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, कुछ शब्द उसके स्वर जैसे गुनगुनाते हैं वैसे यूज में लेने लग गया। और आज से लगभग 2 लाख वर्ष पहले जब होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई तो उस उत्पत्ति के साथ में जो उसका मस्तिष्क था उसमें भी काफी बदलाव आया, सुधार आया सोच में, उसकी स्मरण शक्ति में। और ये कह सकते हैं कि होमोसेपियंस का जो स्वर तंत्र था उसका भी धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ गया। अब वो आराम से साधारण रूप से वार्तालाप करने लग गया। जिस प्रकार की बातें हम कर रहे हैं, तो ये बातें जो हम कर रहे हैं इसका विकास प्रारंभ में नहीं हुआ था। पहले मनुष्य जो था, आदि मानव जो था या जो प्रारंभिक मानव था, वो केवल इशारों की भाषा समझता था या थोड़ा सा हाव भाव रखता था या थोड़ा बहुत गुनगुनाता था। लेकिन जैसे जैसे आगे चला स्वर तंत्र का विकास हुआ और स्वर तंत्र के विकास के बाद में वार्तालाप में भी क्या हो गया, बदलाव आता चला गया। और उसका उदाहरण देख लिया। आज हम प्रत्यक्ष रूप से आराम से बातचीत कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। तो ऐसी चीजें शुरू में नहीं थी, धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव हुआ वैसे वैसे इन चीजों का बदलाव भी होना प्रारंभ हो गया। हमने देखा भाषा के बारे में, फिर देखा चित्र, कि चित्र किस प्रकार से अपनी भाषा को प्रदर्शित करते हैं। मैंने एक चीज कही थी कि आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, कोई भी चित्र बनाते हैं, तो वो चित्र कई भावों को प्रदर्शित करता है। आप चित्र को बना दीजिए दुखी, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये दुखी व्यक्ति है, ये चित्र है वो दुख को प्रकट करता है। आप हंसते हुए व्यक्ति का चित्र बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यार ये जो व्यक्ति है वो हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो चित्र भी कभी कभी भाव व्यक्त करते हैं, ये चीज मान लीजिएगा। तो जो कला की हम बात कर रहे हैं, एक छोटी सी कहानी बताई थी। मार्सिलिनो और उसकी जो बेटी थी, एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने खोज की इस चीज की कि वास्तव में चित्रकारिता गुफाओं में कैसे आई। तो चित्रकारिता का पता चला। उसके बाद में उन्होंने इस चीज को बताया कि भाई प्रारंभिक जो मानव था उन्होंने इस प्रकार किया, जो जंगल में जो रहने वाले प्रारंभिक मनुष्य थे उन्होंने गुफाओं में रहते हुए इस प्रकार के चित्रों का निर्माण किया या इस प्रकार के चित्र बनाए हैं। अब चित्र बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, तर्क आए कि चित्र क्यों बनाए होंगे, जानवरों के चित्र क्यों बनाए, प्लस सेलेक्टेड जो जानवर है उनके ही चित्र क्यों बनाए। और उसके बाद में इन चित्रों को बनाने की वजह क्या थी, क्या ऐसे कारण थे कि इन गुफाओं के अंदर विशिष्ट प्रकार के या अलग अलग प्रकार की चित्रों को बनाया गया। तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे आज कि इन दीवारों के ऊपर ये जो चित्र बनाए गए हैं वो चित्र क्यों बनाए गए हैं। यानी कि अब जो हमारे पुरातत्वविद है या जो इतिहासकार है, इन चित्रों को बनाने के पीछे बहुत सा स्पष्टीकरण देते हैं, अलग अलग राय देते हैं कि हो सकता है कि इस वजह से इन्होंने चित्र बनाया होगा या ये वजह हो सकती है कि इस वजह से इन्होंने ये चित्र बनाया होगा। तो इनका देख लीजिए, आप स्पष्टीकरण देख लीजिए। पहला जो स्पष्टीकरण है वो है कि आपको पता है कि प्रारंभिक जो मानव था, शिकार करना उसके जीवन का एक अहम हिस्सा था।
यानी कि शिकार करना उसके जीवन का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। तो हो सकता है शिकार करने की दृष्टि से उन्होंने क्या किया है, जानवरों की चित्रकारिता की है। पहला हो गया शिकार, यानी कि ये पता है कि जो प्रारंभिक मानव था वो शिकार करता था, शिकार करना उसकी जीवन शैली में आता था। तो हो सकता है कि जीवन में शिकार करने के महत्व को समझते हुए उसने क्या है, जंगली जानवरों का जो चित्र था वो दीवारों पर बनाया होगा। शिकार का महत्व है, ठीक है, शिकार का महत्व ये देख लीजिए आप, यानी कि शिकार का जो महत्व समझा उसने, उसके तहत उन्होंने, जो प्रारंभिक मानव था उसने गुफा की दीवारों पर क्या बनाया, चित्रकारिता बनाई है, ठीक है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि शायद चित्रकारिता बनाने के पीछे ये था कि हम चित्र बना रहे हैं ना, तो हो सकता है इस चित्र बनाने के पीछे हमें शिकार में क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए। और दीवारों के ऊपर चित्र बनाने के पीछे का लॉजिक धार्मिक भी हो सकता है, कि धार्मिक आस्था मानते होंगे कि दीवार पे चित्र बना दिया जानवर का और फिर हम शिकार करने चले गए तो उसका हम शिकार आसानी से कर ले। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले आप भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं, एक श्योरिटी आ जाती है कि आप भगवान को नमन कर रहे हैं कि भगवान ये काम ऐसा ऐसा है, सही कर दीजिएगा। तो वो चीज उस समय भी मानते होंगे वो लोग कि जब उन्होंने शिकार के करते थे वो जंगली जानवरों का, तो पहले क्या करते होंगे, उन जंगली जानवरों का क्या बना देते थे, चित्र। और चित्र बनाने के बाद में ही वो उस जानवर का क्या करने जाते थे, शिकार करने जाते थे। तो ये कहा जाता है, ये मान्यता कि हो सकता है कि उनकी मान्यता होगी कि भाई शिकार कर रहे हैं, उससे पहले अपन इसका चित्र बना देंगे, और इसका चित्र बना देंगे तो आसानी से इस जानवर का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब हम यहाँ पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि भाई दीवारों पर जो चित्र थे वो क्यों बनाए गए हैं। तो पहला तो क्या था, शिकार का महत्व को समझते हुए, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि ये रस्म मानते होंगे या धार्मिक उनकी मान्यताएं होती होगी कि भाई दीवार पे चित्र बनाओ और फिर उसके बाद में आप शिकार करने जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा स्पष्टीकरण ये दिया कि जो गुफा होती थी, या हो सकता है कि जो गुफा होती थी वो संगम स्थल हुआ करती थी। संगम स्थल, यानी कि पहला स्पष्टीकरण हो गया। दूसरा स्पष्टीकरण ये देते हैं कि हो सकता है कि जो गुफाएं हैं उनके ऊपर चित्र बनाने के पीछे लॉजिक रहा होगा कि ये जो गुफाएं थी वो क्या थी, संगम स्थल, जहां पर क्या होते थे, जो लोग या जो छोटे मोटे समूह जो होते थे वो क्या होते थे, मिलते थे या इकट्ठे होते थे। लोग इकट्ठे होते थे, यानी कि ये दूसरा स्पष्टीकरण क्या दिया कि हो सकता है जो गुफाएं थी वो एक प्रकार का संगम स्थल हो। संगम स्थल का मतलब कि अलग अलग समुदाय के लोग आए, गुफा में बैठ गए और वहां आकर मीटिंग की, या वहां पर आकर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो ये कहा जाता है कि दूसरा स्पष्टीकरण कि जो गुफाएं थी वो एक प्रकार से उस समय की क्या थी, संगम स्थल, जहां पर लोग क्या है, छोटे छोटे समूहों में या यहाँ पर लोग क्या होते थे, इकट्ठे होते थे और कोई भी प्रकार का सामूहिक जो क्रियाकलाप है वो संपन्न करवाते थे। सामूहिक क्रियाकलाप आप देख लीजिए, कोई भी प्रोग्राम करते हैं हम, कोई भी घर में कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और वहां इकट्ठे होने के बाद में वार्तालाप भी होती है, कई प्रकार की बातें भी होती है। तो हो सकता है कि उस समय आदि या प्रारंभिक जो मानव था उसके समय में इस प्रकार के जो आयोजन होते थे सामूहिक रूप से, वो कहाँ होते थे, गुफाओं में। और गुफाएं क्या थी, एक प्रकार की संगम स्थल, जहां पर छोटे छोटे समूह या फिर बहुत से लोग आकर इकट्ठे होते थे और जो सामूहिक क्रियाकलाप होते थे वो यहाँ पर क्या होते थे, संपन्न होते थे। या फिर हो जाए कि वो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर शिकार की योजना बनाते होंगे, यानी कि इकट्ठे हो गए, सामूहिक क्रियाकलाप कर लिया। या हो सकता है कि यह एक जगह बैठकर सभी रूप से ये सभी लोग बैठकर समूह मिल, जो सामूहिक शिकार है
उसकी योजना बनाते होंगे, या फिर जो शिकार करने की जो भी तरीके हैं या तकनीक है वो एक दूसरे से चर्चा करते होंगे। ये देख लीजिए, कहने का मतलब अब मैं यह समझाना चाहता हूं आपको कि जो गुफाओं पे चित्र बने हुए हैं वो क्यों बने हुए हैं। पहला तो है शिकार का महत्व देखते हुए कि वो लोग ऐसा मानते हैं या ऐसा हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि शिकार के महत्व को देखते हुए वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का क्या बनाते थे, दीवार पे चित्र बना देते थे, या फिर धार्मिक मान्यता होती होगी, जादू टोना होता होगा ऐसा करने से कि भाई आज मैंने अगर चित्र बना दिया तो कल मैं जब इसका शिकार करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी सफलता मिल जाएगी, टॉपिक हो सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण क्या दिया कि जो गुफाएं होती थी वो क्या होती थी, एक प्रकार का संगम स्थल। संगम स्थल का मतलब जहां पर ऐसी जगह जहां पर बहुत से लोग आकर बैठते होंगे, मीटिंग करते होंगे, कार्यक्रम करते होंगे, तो जो संगम स्थल होता था जहां पर बहुत से लोग आकर मिलते और बैठते इकट्ठे होते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर सामूहिक क्रियाकलाप होता होगा या फिर शिकार की योजना बनाते होंगे, सभी लोग बैठ गए और शिकार की योजना बनाते होंगे, भाई हमें किस प्रकार से शिकार करना है। या फिर हो सकता है कि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं तो वो आपस में क्या करते होंगे, शिकार की तकनीक और तरीकों के बारे में चर्चा करते होंगे, ठीक है। या फिर ये चित्र बनाने के पीछे ये लॉजिक भी हो सकता है कि आने वाली जो पीढ़ियां है आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इस प्रकार का तरीका पता चल जाए शिकार करने का, यानी आने वाली पीढ़ियों को इस तकनीक की जानकारी दी गई है। ये लो, ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि शिकार का महत्व है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक मानव ने गुफा की जो दीवारें हैं या छत है उनके ऊपर चित्रकारिता क्यों की। यह बहुत बड़ा लॉजिक है कि इसके ऊपर चित्रकारिता क्यों की, और चित्रकारिता करने के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि जादू टोना हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे एक प्रकार से उनकी धार्मिक आस्था रही होगी कि भाई हमारी जो धार्मिक आस्था है, हमारी धार्मिक आस्था के अनुसार हम जिस जानवर का चित्र बना दिया हमने, उस चित्र को देखकर अगली बार जब हम शिकार करने जाए तो उस शिकार में हमें क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए। ये चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि जैसे गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, यहां पर आकर बहुत से लोग इकट्ठे होते होंगे और गुफाओं को क्या बना दिया गया, संगम स्थल। संगम स्थल का मैंने आपको बता दिया कि संगम स्थल क्या है, कि जहां पर बहुत से लोग या छोटे छोटे समूह एक जगह इकट्ठे होकर चर्चा करते होंगे, और चर्चा क्या करते होंगे, या तो सामूहिक रूप से कोई क्रियाकलाप करते होंगे, कार्य करते होंगे, या फिर हो सकता है क्रियाकलाप के साथ साथ शिकार करने के ऊपर चर्चा करते होंगे, भाई शिकार किस प्रकार से करना है, किस तकनीक से करना है, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि चित्र बनाने के पीछे का लॉजिक ये हो कि हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां है वो इन चित्रों को देख सके और हम जो तकनीक बना के जा रहे हैं शिकार करने की, उस तकनीक के बारे में जानकारी जुटा सके। ये कंप्लीट हो गया है आपका संप्रेषण, भाषा और कला। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। बेटा कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं है। बेटा कोई समस्या हो कंसल्ट कर सकते हो अभी, फिर आगे चले। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम। कौन सा है अगला टॉपिक बेटा, अगला टॉपिक कौन सा है?
अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अच्छा, वो एक कहानी बनी हुई है। इससे आगे बेटा क्या है, इससे आगे वाला टॉपिक देखो। ये तो एक कहानी बनी हुई है, इस कहानी को मत पढ़ो, वो तो पढ़ चुके हम। एक कहानी है कि जैसे ही आप अफ्रीका में एक जो आदिवासी जाति थी, बिल्कुल जनजाति जो जाति थी, बिल्कुल जंगली जानवर जंगलियों की तरह रहने वाले लोग, उनसे जब एक व्यक्ति मिलता है तो वहां के बारे में जानता है, वो जैसे वहां जाता है तो वो लोग डर के भग जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक बताओ बेटा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी सर, मैं शनिवार के दिन ऑफलाइन से जुड़ा नहीं था। समझ में नहीं आ रहा बेटा। शनिवार को मैं जुड़ा नहीं था सर। एक हादजा जनसमूह नहीं है क्या? हादजा जनसमूह है सर, है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। हादजा जनसमूह जो आप बता रहे हो ना अफ्रीका में जो कहानी, वो इन्हीं की है, हादजा ही है वो। तो एक प्रकार से ये क्या है, एक जनजातीय लोग हैं जिनके बारे में बता रखा है कि ये लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या शिकार करते थे, किस प्रकार से रहते थे, कहां कहां इनका निवास स्थान हुआ करता था। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और है, मानव विज्ञान। मानव विज्ञान को देख लेते हैं हम। मानव विज्ञान यानी कि हादजा जो जनसमूह है उससे एक टॉपिक मिलता जुलता है। पहले इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में समझ में आ जाएगा कि हादजा जो जनसमूह है वह क्या है। यानी कि मानव विज्ञान, इसके नाम से पता लगता है, मानव और विज्ञान, यानी कि ऐसा विषय जिसमें मनुष्य की संस्कृति और मनुष्य का जो जीव विज्ञान है उसका प्रारंभ से लेकर अब तक अध्ययन, या उसका जो सीरियल वाइज जो विकास हुआ है, उद्विकास ही है। एक शब्द है उद्विकास ही है, एक शब्द है उद्विकासीय, यानी कहने का मतलब ऐसा विषय, यानी मानव विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य की संस्कृति और मनुष्य के जीव विज्ञान का यानी कि मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव की संस्कृति और उसके जीव विज्ञान का उद्विकासीय रूप से अध्ययन किया जाता हो। क्या कहलाता है? मानव विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? मानव विज्ञान सीधी सी बात है, मानव विज्ञान यानी मानव का विज्ञान, उसका अध्ययन। और किसका अध्ययन? मनुष्य की संस्कृति का और उसके जीवन का। उसके जीवन का कैसे अध्ययन? उद्विकासीय रूप में। उद्विकासीय का मतलब है जब से उसकी उत्पत्ति हुई है और जैसे जैसे जिस स्टेप में उसका विकास हुआ है उस स्टेप को हम पढ़ रहे हैं, वही चीज क्या कहलाती है? मानव विज्ञान। याद रखेंगे। और हम वही चीज पढ़ रहे हैं। प्राइमेट्स एक स्तनधारी जीव होता था, परिवर्तन आया, होमोनिड आ गए, होमोनाइड आ गए, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। और जैसे जैसे जो जीव आया उसमें धीरे धीरे क्या होता जा रहा था? बदलाव भी होता जा रहा था। मस्तिष्क छोटा होता जा रहा था, मस्तिष्क स्वर तंत्र का विकास होता जा रहा था, शारीरिक बनावट में भी अंतर होता जाता था। पहले 4 पैरों से चलता था, अब 2 पैरों से चल रहा है। तो ये चीज क्या है? उद्विकासीय, यानी कि प्रारंभ से लेकर जिस प्रकार से उसका विकास हो रहा है उस विकास का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मानव विज्ञान कहलाता है। तो समझ में आ गया? आप क्या कहेंगे मानव विज्ञान की डेफिनेशन? कि एक ऐसा विषय जिसमें हम जो मानव की संस्कृति और मानव के जीव विज्ञान का उद्विकासीय रूप से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं।
या उसके विकास, प्रारंभिक विकास से लेकर अब तक के विकास का क्या किया हमने, अध्ययन किया, या हर चीज को देखने का प्रयास किया, वही चीज क्या कहलाती है, मानव विज्ञान। दैट्स क्लियर? समझ में आ गया यस बेटा? सर। यानी कि मानव विज्ञान की डेफिनेशन याद रखेंगे, मानव विज्ञान मनुष्य का विज्ञान। और कैसे कि मनुष्य की जीवन की जो संस्कृति है, मनुष्य की, मनुष्य यानी मानव की संस्कृति और उसके जीवन विज्ञान का उद्विकासीय रूप में अध्ययन करना या उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन करना मानव विज्ञान कहलाता है। और उद्विकासीय मैंने आपको बता दिया कि प्रारंभिक मानव से अब तक का मानव क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो चीज हम जो पढ़ रहे हैं वही चीज क्या कहलाती है, मानव विज्ञान। अब आपके आ जाता है हादजा जन समूह है। हादजा जन समूह एक प्रकार का जन समूह है या जनसंख्या, यानी कि कहने का मतलब हादजा जो जनसंख्या है वो है आपके अफ्रीकी लोग हैं। और आप देखना अफ्रीकी लोग कैसे होते हैं, जंगली टाइप के, काले जंगली जो लोग होते हैं। आपने जंगली लोग अगर देखे हो टीवी पर या कहीं फोटो में, तो वो होते हैं जंगली हादजा, जिनका समाज से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अपने जीवन में मस्त रहते हैं, जिनकी संख्या मनुष्य में नहीं गिनी जाती है। कई ऐसे जनजातीय समाज हैं, संग्राहक समाज है, जिनको आज भी मनुष्य जाति में नहीं गिना जाता। आज भी भारत में भी कई ऐसी जगह है जिनको मनुष्य जाति में नहीं गिना जाता। ऐसे लोग संग्राहक समाज है, शिकारी समाज, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो उसी प्रकार से एक समाज जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आपके हादजा जन समूह। और ये जो समूह है वो क्या है, शिकारियों का समूह है, शिकारियों का समूह है। हादजा जो जन समूह है वो क्या होता है, शिकारियों का समूह होता है, या फिर संग्राहकों का समूह है, शिकारी को कह दो, या फिर संग्राहकों। संग्राहकों का मतलब क्या होता है बेटा, संग्राहकों कोई बता दीजिए बेटा, इसकी सबसे पता लग जाता है। जिनका हम संग्रहण करते हैं, हाँ बेटा, जिनका हम संग्रहण करते हैं। संग्रहण करने वाला, सही है बेटा। संग्रहण, संग्राहकों का मतलब है ऐसी प्रजातियां, ऐसी जाति जो वस्तुओं का क्या करते थे, संग्रहण। संग्राहक जैसे शिकार कर लिया, शिकार करके मांस का संग्रहण कर लिया, ये हो गए संग्राहक। यानी कि संग्राहक का मतलब है संग्रह करने वाली प्रजाति। तो हम हादजा शिकारियों के बारे में देख रहे हैं। हादजा क्या होता है, शिकारी समूह है या फिर संग्राहक समूह है, जो कहां पर रहता है, एक नदी है लेक इयासी, यानी कि एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की एक क्या है, झील या घाटी है, जहां पर एक उसका नाम है लेक इयासी। लेक इयासी, इस लेक इयासी के आसपास ये हादजा जनसमूह निवास करता है। ठीक से क्वेश्चन कर लिया जाए कि हादजा जनसमूह कहाँ निवास करता है या कहाँ करता था, तो आप कहेंगे कि ये जो है खारे पानी की एक झील है या घाटी है, लेक इयासी, इसके पास में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, अब ये जो एरिया है वो क्या है, जंगली है, घास फूस वाला एरिया है, जहां पर ये हादजा जन समूह वाले लोग रहते हैं। ये जो एरिया है वो क्या है, जंगली एरिया है, घास फूस वाला एरिया है। और इसमें भी अलग अलग है, पूर्वी हादजा जन समूह है, उत्तरी हादजा जन समूह है, अलग अलग जगह लोग ये क्या है, रहते हैं। ठीक है, और जिस इलाकों में ये रहते हैं वहां पर कांटेदार झाड़ियां हैं,
कांटेदार झाड़ियां, झाड़ियां, घास के मैदान, यानी कि ये जो यहाँ पर रहते हैं हाजा जनसमूह के लोग, वहां पर क्या है, कांटेदार झाड़ियां हैं, बहुत बड़े जो है घास के मैदान है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, पेड़। पेड़ों की बहुत आयात, यानी हाजा जनसमूह के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं और जहां रहते हैं वहां की विशेषता क्या है। लेक या सी झील है, वहां रहते हैं। इसके आसपास क्या है, जहां ये रहते हैं वहां पर क्या है, कांटेदार झाड़ियां हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद में घास के मैदान है, और जो पेड़ है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब पेड़ मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में है तो खाद्य वस्तुओं की क्या है, भरमार है। खाने की जो वस्तुएं, पेड़ों से मिलने वाली जो खाने की वस्तुएं हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और जानवर भी बहुत ज्यादा है, जब जंगल है तो जानवर भी ज्यादा है। जंगल है तो जानवर भी बहुत ज्यादा है, और ये एक शिकारी समाज है जो इन जानवरों का क्या करता है, शिकार करता है। जानवरों में आप कह सकते हैं हाथी, गेंडे, भैंसे, ठीक है, जिराफ हो गया, हिरण, चिंकारा, ये कई प्रकार के जानवर हैं जो यहाँ पर मिले हैं या मिलते हैं। यानी कि हाजा जन समूह, अभी की वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, हाजा जन समूह वर्तमान में, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं, है, लेकिन ये समाज से अलग रहता है। इनकी कोई संख्या नहीं है समाज में, इनकी कोई गिनती नहीं है समाज में। तो ये हाजा जो जन समूह है उनका जो निवास है वो जंगलों में ही है, जंगलों में रहते हैं। घास के मैदान है, पेड़ पौधे हैं, खूब सारे जंगली जानवर हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं खूब, और उनका एक ही काम है, शिकार करना, उनका मांस खाना, या फिर जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनसे मिलने वाले पदार्थों का क्या करना है, सेवन करना है। जानवरों के बारे में मैंने बता दिया कि कौन कौन से जानवर यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। और ये जानवर क्या करते थे, ये क्या करते थे, हाजा जनसमूह है, इन जानवरों का क्या करते थे, शिकार। केवल हाथी का शिकार नहीं करते थे ये लोग, हाथी का शिकार कभी भी नहीं करते थे। अन्य जो भी जंगली जानवर है उनका ये क्या करते थे, शिकार करते थे और उनका मांस खाते थे। यानी कहने का मतलब, जो हाजा जनसमूह है वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, हाथी का कभी भी शिकार नहीं करते थे। यानी हाथी को छोड़कर बाकी सभी जो जानवर हैं उनका क्या करते थे, ये शिकार करते थे और उनका मांस खाते थे, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, और अहम रूप से ये बहुत ज्यादा मांस का सेवन करते थे। मैं एक चीज बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मांस खाने का सेवन अगर कोई करता था या करता है तो वो है आपके हाजा जनसमूह। क्यों? क्योंकि आज भी ये जंगली अवस्था में रहते हैं। अब एक जंगली होता है, उसको क्या ज्ञान रहेगा, तो ज्ञान नहीं है, तो आज भी शिकारी प्रवृत्ति का है ये, और आज भी दुनिया के किसी भी कोने में इतना मांस नहीं खाया जाता जितना हाजा जनसमूह के लोगों के द्वारा खाया जाता है। यानी हाजा जो जनसमूह के लोग हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा मांस का सेवन करते हैं। ये आपको बता दिया। हाजा जनसमूह है वो एक प्रकार की जंगली जो जनजाति होती है उसका समूह है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि का विकास नहीं है। आज भी आदिवासियों का जीवन जी रहे हैं। आदिवासी देख लीजिए आप, आदिवासी जो होते हैं वैसे जंगली, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, एक ही काम है, उठो सो जाओ, खा लो पी लो, शिकार कर लिया, अपनी मस्ती में मस्त। उनकी कोई गणना नहीं है लोगों में, मनुष्य में गणना ही नहीं है, ठीक है। और एक निश्चित इलाकों में ये रहते हैं। लेक यासी जो जंगली एरिया है वहां से बाहर आते नहीं है। पानी के आसपास का क्षेत्र होता है, पानी के आसपास का क्षेत्र है तो घास भी मिलेगी, बड़े बड़े पेड़ भी मिलेंगे। पेड़ मिले हुए हैं तो पेड़ों से क्या है, खाने की चीजें भी मिल रही है। जंगल है तो जंगल में जानवरों का क्या करते हैं, ये शिकार भी करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाजा जन समूह है वो एक प्रकार से शिकारियों का जन समूह है और संग्राहकों का एक प्रकार से जन समूह है। और संग्राहक का मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी वस्तु को संग्रह करना, ठीक है।
यहाँ पर खाने पीने की जो भी पदार्थ है उनकी कमी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि भारी मात्रा में जानवर है, बहुत ज्यादा पेड़ है, तो खाने की चीजें इनको मिलती रहेगी। जो मधुमक्खियां होती है उनका शहद भी ये खाते हैं, जो मधुमक्खी का शहद है उसका सेवन भी ये करते हैं, क्योंकि जंगली चीज है, बड़े बड़े पेड़ है, तो मधुमक्खी की जो छत्ते हैं वो भी हुआ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस छत्ते में से शहद निकालकर उसको खाने का कार्य भी करते थे। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। अब जैसे ये हो गया, एक चीज जैसे मौसम में बदलाव होता था तो यहाँ पर पानी की कमी भी हो जाती थी, यानी मौसम में बदलाव हुआ, बारिश नहीं हुई, अब बारिश नहीं हुई तो जो झील है या नहर है उसमें भी क्या हो जाती थी, पानी की कमी हो जाती थी। और कभी कभी ये क्या करते थे, अपनी जगह को क्या कर लेते थे, बदल लेते थे। और लेकिन बदलने के पीछे भी लॉजिक ये होता था कि जगह तभी बदलेंगे जहां दूसरी जगह जाए तो वहां पर पानी मिले, और उनका दूरी जो होती थी बदलने की जगह वो ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर। भाई एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो, जैसे मैं आज यहाँ रह रहा हूं और मुझे पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरी कंडीशन यही है कि मैं आगे तभी जाऊंगा जब 5 किलोमीटर तक मुझे पानी मिल जाए, तो मैं वहीं रह जाऊंगा। तो हाजा जो जनसमूह के जो लोग थे, मौसम में बदलाव के साथ साथ जब पानी की कमी हो जाती थी, ठीक है, तो सूखे के समय में ये क्या करते थे, दूसरी जगह पर चले जाते थे। और जो जगह दूसरी जगह जाते थे वो पहले की जगह से मात्र कितनी दूर होती थी, 5 से 6 किलोमीटर, और फिर दोबारा जब बारिश आ गई तो वो वापस अपने उसी स्थान पर आकर रहने लग जाते थे। ठीक है, यानी मेन जो इनका मोटिव ये था कि कहां रहना पड़ेगा, जहां पर पानी की सुविधा हो, यानी कि जहां पर पानी मिल जाए वहीं पर इनका क्या है, काम चल जाता था। पानी यानी कि जहां पर पानी मिल जाए वहीं पर इनका क्या है, काम चल जाता था। ठीक है, घास के खुले मैदान, पानी, वनस्पति, शिकार, ये सारी चीजें इनको मिल जाती थी, तो ज्यादा इनके सामने खाने का और पानी का संकट नहीं आता था। ठीक है, आगे चले बेटा। यस सर। फिर हाजा जनसमूह जंगली जानवर है, तो ये कभी भी अपना जो टेंट तंबू जो शिविर होता था वो मैदानी भाग में नहीं लगाते थे। बेटा एक चीज और याद रखना कि जो ये अपना शिविर लगाते थे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रहने की जो जगह होती थी, क्योंकि आज भी जंगली है, मकानों में तो रहते नहीं है ये, आज भी जंगली है, आदिवासी है, और आदिवासी मकान बना के नहीं रहते। देख लीजिए आप, दूर दराज जहां सुविधा ही नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल भरा पड़ा है, आज से मीलों दूर तक जंगल ही जंगल है, तो वहां पर मकान कैसे बनेंगे, सोच ही नहीं उनकी। तो वो आज भी क्या है, जंगली तरीके से रहते हैं, जंगली तरीके से रहते हैं। तो जो शिविर होता था इनका, रहने की जो जगह होती थी, या जो मकान या झोपड़ियां होती थी, कुछ भी बनाते थे रहने के लिए, तो वो मैदानी भाग में नहीं रहते थे। इनके जो रहने का स्थान होता था वो क्या होता था, या तो पेड़ पौधे मान लो या फिर चट्टानों को मान लो। ठीक है, ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर मैदानी भाग नहीं हो, खुला मैदान नहीं हो, और पेड़ों पर और चट्टानों पर अपना शिविर लगाते थे। यानी कि हाजा जनसमूह की जो लोग हैं वो खुला जो मैदान है, जो घास का मैदान है, वहां पर अपना शिविर नहीं लगाते। ये शिविर कहाँ लगाते हैं, या तो पेड़ों के ऊपर या फिर चट्टानों के ऊपर शिविर लगाते थे, या फिर ऐसी जगह जहां पर ये दोनों ही चीजें हो, पेड़ भी हो और वहां पर चट्टान भी हो, ऐसी जगह ही ये लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार के संसाधन पर अपना अधिकार नहीं दिखाते कि भाई ये चीज मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये तेरी है, कुछ भी नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है। कोई किसी भी चीज को यूज में या उपयोग में ले सकता था, यानी कोई भी किसी भी चीज को किसी भी तरीके से उपयोग ले सकता था, किसी भी चीज के ऊपर अपना ये अधिकार नहीं दिखाते थे। यानी कि कोई भी संसाधन है, प्रकृति से मिलने वाला संसाधन, कोई पेड़ है, जमीन का टुकड़ा है, पानी है, आज तो हम विवाद कर लेते हैं, ये जमीन मेरी है, तेरी है, ये मकान मेरा है, तेरा है, ठीक है, ये इलाका मेरा है। तो कहने का मतलब वो जो लोग हैं
हाजा जन समूह है वो इस चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि जो भी संसाधन प्रकृति से मिल रहा है वो सभी का मानते थे कि ये चीज प्रकृति से हमें मिल रही है, इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये क्या है, सभी की चीज है। यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो हाजा जो लोग हैं वो अपने संसाधनों पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं जताते थे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी रह सकता है, किसी भी पशु या पक्षी आदि का शिकार कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है और किसी भी पशु पक्षी आदि का क्या कर सकता है, शिकार कर सकता है। ठीक है, कहीं भी अपने खाने की जो चीजें हैं, चाहे वो फल हो या अन्य कई चीजें हैं, उनको क्या कर सकता है, एकत्रित कर सकता है या उन्हें इकट्ठा कर सकता है। तो ये हाजा जन समूह के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। हाजा जन समूह कि जो हाजा जन समूह के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, किस प्रकार के मौसम में रहते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं, कौन कौन से जानवर इनके साथ रहते हैं, या फिर ऐसे जानवर जिनका ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आदि जो जंगली है या जो ऐसा समूह है जिनको नॉलेज नहीं है, आज भी जंगली लोगों की तरह रह रहे हैं, आदिवासियों की तरह रह रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, वो केवल अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। एक विशेष स्थान को चुनते हैं जहां पर उनको पेड़ पौधे मिल जाए ताकि वो अपना शिविर लगा ले, चट्टाने मिल जाए अपना शिविर लगा दे, पानी मिल जाए जहां पर वो रह सके। तो कुछ ऐसी विशेष जगहों को ये चुनते हैं जहां पर वो रहने का कार्य कर सके। ठीक है, और एक चीज और है भाई, बहुत ज्यादा पशु है, तो बहुत ज्यादा पशु है तो सीधी सी बात है शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक है। लगभग ये कहा जाता है कि इनके खाने की अगर हम बात करें, खाने पीने की अगर हम बात करें तो इनका 80% तो जो खाना है वो तो मिलता है नेचुरल, जैसे कोई भी पेड़ से मिल गया या किसी भी वनस्पति से। यानी कि 80% जो खाना है इनका, 80% जो खाना है वो इनको मिलता है अन्य स्रोतों से, जैसे पेड़ हो गया या किसी भी प्रकार की क्या हो गई, वनस्पति हो गई। लेकिन जो 20% जो खाना होता है वो होता है इनका मांस। यानी कि 80% तो खाते हैं वनस्पति या पेड़ पौधे से मिलने वाली चीजें, और 20% खाते हैं ये मांस। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला जो मांस जो है वो कहां पर है, हाजा जन समूह में। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मांस खाया जाता है वो कहां खाया जाता है, हाजा जन समूह में। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये हो गया आपके हाजा जन यस सर। समूह। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए बेटा, 1 मिनट और है, टाइम आउट होने वाला है। कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, लगभग लगभग ये चैप्टर कल हो जाएगा अपना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके बेटा।